बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब रियलिटी में इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है और क्या हम उससे कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप लोग देखोगे ना लैब्स में जाओगे तो बेसिकली आपको ना किसी भी एक वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, लैब में अटेंडेंट जो होगा ना वो आपको क्या करेंगे, वो एक वायर दे देंगे आपको, ठीक, बोलेंगे कि इस वायर का वो निकालो रेजिस्टेंस। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वायर की ना लेंथ को मेजर कर लेना है। ठीक, क्या करना है, वायर की लेंथ को मेजर कर लेना है। लेंथ को मेजर कर लेंगे अपन लोग, मान लो उसकी लेंथ आ गई 12 सेंटीमीटर, इट में भी है नहीं। अब 12 सेंटीमीटर में से ना 1 सेंटीमीटर राइट और 1 सेंटीमीटर लेफ्ट में छोड़ देना है, तो बाकी बताओ कितनी लेंथ बचेगी, उसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। अब वो 1 सेंटीमीटर का क्या करना है, आई टेल यू। फिर क्या करेगा, एक अभी आप लोगों को दिखाया रेजिस्टेंस बॉक्स, एक रेजिस्टेंस बॉक्स देगा वो, एक गैल्वेनोमीटर देगा। अभी अगर मैं गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करूं तो गैल्वेनोमीटर देखो ये है, ठीक है ना। अब इस गैल्वेनोमीटर की अच्छी बात देखो क्या होता है, इसमें गैल्वेनोमीटर में इनिशियली अगर कोई एरर नहीं है, इन केस कोई एरर आ जाएगा, अब ध्यान से सुनो, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जब भी एक्सटर्नल आते हैं ना तो वो सब चीजें आपके साथ करके दिखा सकते हैं। अभी तो देखो इनिशियली इसका नीडल 0 को इंडिकेट कर रहा है, ये इधर भी शिफ्ट हो सकता है, इधर भी शिफ्ट हो सकता है। इन केस अगर ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर है ना एक ये है स्क्रू ड्राइवर लेना है, स्क्रू ड्राइवर को इसमें प्लग इन करना है, इसको एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देना है, तो ये नीडल जो है ना ये अपने आप रोटेट हो जाएगी। तो अगर कई बारी एरर आ जाता है, मान लो रियलिटी में ऐसे नीडल आई, यहाँ पर 0 को इंडिकेट करा और नीडल ये है, तो देयर इज नो एरर। इन केस वो ऐसे इंडिकेट आ जाए तो आपने क्या करना, जो यहाँ पे स्क्रू बना हुआ है ना, इसमें स्क्रू ड्राइवर को प्लग इन करो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दो, तो ये नीडल अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर इसमें इधर है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दो। बात समझ में? अब देखिए ये ना 2 चीजें बताता है बच्चों, गैल्वेनोमीटर हमेशा करंट की प्रेजेंस को बताएगा। अगर ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ तो करंट है, और करंट किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये ऐसे हुआ तो करंट है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर कोई डिफ्लेक्शन आया ही नहीं तो एक पॉइंट याद रखना। तो गैल्वेनोमीटर में अगर कोई भी डिफ्लेक्शन ना आया जाए तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो करंट इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच। पूरे सर्किट में करंट हो सकता है, बट जिस सर्किट में हमने जिस ब्रांच में हमने गैल्वेनोमीटर को लगाया उसमें कोई करंट नहीं। आज समझ में आ गई? आगे चलते हम इसका कन्वर्जन पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो एमीटर में, गैल्वेनोमीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हो वोल्टमीटर में। ठीक है बच्चों, अभी क्या करना है हमें कि जो पहली बात हम लोगों ने देखा था कि R1/R2 मस्ट बी इक्वल टू R3/R4 का रेशियो बराबर है, उसका प्रूफ करा देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ, और व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद हम लोगों ने बात करनी है अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अननोन रेजिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया आपको, कि आपके पास कोई भी एक वायर होगी, उस वायर का रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों, अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये 2 नंबर में पक्का पूछा जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो मैं बताऊं, आपके पास 7 से 8 नंबर का चैप्टर है, न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी या थ्योरी आने की प्रोबेबिलिटी कहाँ से है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्टार्टिंग वाले पार्ट में से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, या किसी भी ब्रांच में करंट निकालना वहाँ से। और सबसे ज़्यादा ये जो अभी हम बात करने वाले ना 3 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। एक बैलेंस ब्रिज, इसका वो प्रूफ, थ्योरेटिकल प्रूफ, फिर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे मीटर वायर ब्रिज जो इसके नेक्स्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की 2 एप्लीकेशन, एक कंफर्म्ड है 3 मार्क्स का, पक्का पूछा जाएगा, या तो थ्योरी नहीं तो न्यूमेरिकल। और अगर न्यूमेरिकल आ गया तो समझ के चलना कि फ्री के मार्क्स है, क्योंकि थ्योरी में हो सकता है आधा पौना नंबर कहीं ना कहीं डिडक्ट हो जाए, न्यूमेरिकल में कोई डिडक्शन नहीं होती। अगर आपको आते हैं या तो 0 आएगा या पूरे 3 में से 3, 2 में से 2 आते हैं। देखो इसमें क्या करना है, अब हमने देखा कि भाई मान लो ये R1 है रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस है, इसकी इस वाली ब्रांच में मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया है बच्चों। अब गैल्वेनोमीटर के 2 टर्मिनल्स आपने देखे थे, एक टर्मिनल ये रेड वाला और एक ये
रेड वाला हायर पोटेंशियल होता है, ब्लैक वाला लोअर पोटेंशियल होता है। बात समझ में आई? तो आपने क्या करना है, इस वाली वायर को ये एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ से दूसरी वायर लो और इसके साथ कनेक्ट कर दो। अब जो कि गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग Rg के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। Rg बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। नहीं आया समझ में? अब एक तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ लगा दो बच्चों, ये R3 हो जाएगा और ये R4 हो जाएगा। इसको हम R5 भी कह सकते हैं, जो हम लोगों ने बोला था R1 R2 R1/R2 इक्वल टू R3/R4 है, तो R5 को रिमूव कर सकते हैं। तो हम लोग अपने उसी प्रूफ को अगर स्टैंडर्ड रखना है तो Rg की वैल्यू को मैं R5 लिख सकता हूँ, सिंपल। अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी और बैटरी का वोल्ट मान लिया V। अब V वोल्ट है बच्चों, तो इसको मैं 0, इसको मैं V लिख सकता हूँ। ये 0 तो लाइव वायर है, ये भी 0, ये भी है तो ये भी। अब ध्यान से सुनो, सर्किट को दौड़ा दो। सबसे पहले अप्लाई KCL। KCL का मतलब क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ। क्या बोलता है, जंक्शन पे आने वाला करंट मस्ट बी इक्वल टू। सो इस वाली ब्रांच में करंट गया है I, करंट गया I को बोलो यहाँ पे कितने रास्ते मिले, सब बच्चे बोलेंगे 2। बोले तो इसमें कितना है I1, इसमें बोलो। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है, एक I1 मान लेते, एक I2 मान लेते। मैं कह रहा हूँ कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। बट सिंपल सी एक बात बताओ बच्चों, जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे क्या उतनी ही ज़्यादा इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आप स्टैंडर्ड तरीका याद रखो KCL KVL लगाने का। अभी वो वाले मेथड बता रहा हूँ जो आप लोगों की किताबों में सॉल्व है। सिंपल सी बात करना, आपको सबसे पहले ब्रांच ढूंढनी है, फिर लूप ढूंढनी है। अब ये लूप देखो ध्यान से, और स्टैंडर्ड है, याद रखो बिल्कुल। जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन और उतनी ही लूप। यानी याद रखने की बात क्या है, एक लूप से एक ही इक्वेशन बनाओगे आप लोग। तो वेरिएबल अगर 3 हो गए, इसका मतलब क्या है, तो 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 3 लूप का यूज करना पड़ेगा। वेरिएबल 2 हो गए तो 2 इक्वेशन 2 लूप। वेरिएबल एक ही रख पाए तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल एक लूप। अब सिंपल सी बात बता बेटा, अगर एक नंबर मानते, मान लो यहाँ से 10 एम्पियर आया, 10 एम्पियर आगे यहाँ पे 5 एम्पियर चला गया या 8 एम्पियर चला गया, तो इसमें बताओ 8 एम्पियर मान लो, 10 एम्पियर आया, 8 इसमें चला गया, तो इसमें बताओ कैसे पता लगा, 10 माइनस 8, तो इसमें भी बोलो ना I माइनस I1। बताओ वेरिएबल 1 या 2? 2 हो गए ना। अगर I2 भी मान लेते तो वेरिएबल कितने हो गए थे? 3। सिंपल। अब एक करंट को लेके चलो, यहाँ से I1 आ रहा है, I1 यहाँ पर I1 को 2 रास्ते मिले। अब बोलो I1 को 2 रास्ते मिले, तो अब तो मजबूरी आ गई एक वेरिएबल लेने की। तो मान लो इसमें I2 करंट चला गया, या इसमें मान लो इसमें IG करंट चला गया। IG करंट का रिप्रेजेंटेशन क्या है, करंट इन गैल्वेनोमीटर। आया कितना था I1, इसमें कितना आ गया, तो इसमें बचा कितना I1 माइनस। अब ध्यान से सुनो, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले जंक्शन पे बोलो, इस वाली वायर में से कितना करंट आ रहा है IG, यहाँ से कितना करंट आ रहा है I माइनस I1, तो यहाँ पर कितना जाएगा I माइनस I1 प्लस। नहीं आया बच्चों। अब इस वाले पे देखो जंक्शन पे, ऊपर से कितना करंट आ रहा है I1 माइनस, नीचे से कितना करंट आ रहा है, तो ऐड होगा तो प्लस I माइनस I1 प्लस IG। देखो तो बचा कितना, और कायदा यही कहता था I निकल के गया तो I आना भी चाहिए था, नहीं आया बच्चों। अब सिंपल सी बात क्या है कि आपने ना बच्चों एक बारी तो ये वाली लूप ले लेनी है और एक बारी ये लूप ले लेनी है, और लूप लो लगा दो। लूप लो क्या कहते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट करो, घूम के उसी पॉइंट पर आ जाओ। अभी वही स्टैंडर्ड तरीका, बोलो करंट एंटर करा है यहाँ से, तो ये बोलो करंट ऊपर से एंटर किया है, तो करंट यहाँ से एंटर किया है तो नहीं आया। करंट एंटर किया है प्लस, यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, यहाँ से। अब सुनो, इस पॉइंट से स्टार्ट करो, इसको A मान लो और इस पॉइंट को B मान लो। ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट D हो गया। अप्लाई KVL इन A C D A। लिखने का तरीका है, जहां से स्टार्ट करो, क्लोज लूप की बात है, वहीं पे खत्म करो। इन लूप ध्यान से देखना,
इन लूप, बोलो लूप का नाम क्या लिखा है? ACDA। इन लूप ACDA। ए से स्टार्ट करो जल्दी। BA प्लस माइनस, सब बच्चे बोलेंगे प्लस माइनस, बोलो I1 इंटू, सब बच्चे I1 इंटू, बहुत बढ़िया। यहाँ से चले ऊपर आए, अब यहाँ पर आगे प्लस से माइनस, बोलो कितना? I3 इंटू, अब ये नीचे आए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, माइनस से माइनस से, बोलो तो कितना आ गया? I माइनस I1 इंटू R2, I माइनस I1 इंटू, कहाँ पहुंचे बच्चों? BA के BA को मार। अब ध्यान से देखो, माइनस वाली टर्म्स एक तरफ ले जाओ, प्लस वाली टर्म्स एक तरफ रख लो। यानी अगर मैं यहाँ से देखूँ I1 R1 प्लस IG RG इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R2। पहले ये बताओ, ये लिख सकता हूँ क्या? दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है ना? अब ये लूप ले लो बच्चों। इन लूप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ जाओ। इन लूप बोलो बच्चों C B D C, सब बच्चे बोलो बच्चों C B D C। आ जाओ BC प्लस से माइनस, माइनस बोलो I1 माइनस IG इंटू R3, माइनस से प्लस, प्लस R4 इंटू I माइनस I1 प्लस, तो R4 इंटू I माइनस I1 प्लस IG, माइनस से प्लस, प्लस IG इंटू, कहाँ पहुंचे? BC ने BC को, अब फिर वही करो। देखो ये माइनस वाली टर्म है, इसको इधर ही रख लो, इन दोनों को उधर लेके चले जाओ, माइनस 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 को बना के प्लस आउट कर दोगे, या इसको उधर लेके चले जाओ। बात समझ में? आओ जल्दी देखो यहाँ पे। अब इसको यहाँ रखने का तरीका क्यों? क्योंकि I1 वाली टर्म इधर है, तो इधर ही रखो इसको। I माइनस I1 IG सॉरी R3, और वो दोनों टर्म उधर ले जाओ। I माइनस I1 प्लस IG इंटू R4 प्लस IG इंटू, ये बताओ इक्वेशन नंबर 2, दोनों समझ में आए? आप सुनो, अब वो क्या कहता था बच्चों, अगर C और D का पोटेंशियल सेम है, इफ पोटेंशियल एट C और D से, और वो कब सेम होगा? व्हेन देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर। नो करंट इन दी गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है बच्चों कि उसको बोलते हैं हम नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, कि पूरे सर्किट में एक ऐसा पॉइंट ढूंढो आप कि जहां पर डिफ्लेक्शन पॉइंट 0 आ जाए। पहले एक काम करो, यहां से यहां पार्शियल केवीएल लगाओ पार्शियल केवीएल। BC प्लस से माइनस, माइनस IG इंटू RG, कहां पहुंचे बच्चों? नहीं आया। अब सोच, इफ IG इज इक्वल टू 0, यानी अगर मैंने सर्किट में एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया जहां पर गैल्वेनोमीटर में करंट शो नहीं हो रहा, यानी उसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं? नल डिफ्लेक्शन का मतलब आ गया कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 0 पुट करो, तो VC मस्ट बी इक्वल टू, अरे VC मस्ट बी इक्वल टू VD, तो ये बेसिकली लाइव वायर बन गई। नहीं आया बच्चों? याद करो, आप लोगों के पास यही तो तरीका होता था कि R1 बाई R2 R3 बाई R4 के बराबर होता है, तो ये बेसिकली बीच वाली वायर को हटा देते हैं, और बीच वाली वायर का मतलब कुछ नहीं होता, दोनों के बीच वाली वायर लगा दो। अरे हाँ है ना, बोलो। ये वायर एक ऐसी वायर मानी जाती है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल, सिंपल सी बात है। अगर ऐसा हुआ तो पुट करो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में, जहां पर IG की वैल्यू है वहां पे 0 पुट कर दो। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, पुट IG इक्वल टू 0 इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। जल्दी बोलो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी? I1 R1 प्लस 0 वाला हो गया, उधर जाके देखो I माइनस I1 इंटू, अब इसमें देखो यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो I1 इंटू R3, तो I1 इंटू R3 इज इक्वल टू, ये 0 ये तो खत्म 0, तो I माइनस I1 इंटू R4, तो I माइनस I1 इंटू, बोलो ये दोनों इक्वेशन आए क्या? अब दोनों इक्वेशन आए तो चुपचाप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करो, देखो I1 I1 कैंसिल आउट, I माइनस I1 कैंसिल आउट,
तो इक्वेशन क्या बनी, R1 by R3 must be equals to, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, R1 by R2 must be equals to, दिस इज नोन एज योर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन बैलेंस की कंडीशन क्या है बच्चों, कि हमें कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना आए, उसी को हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। जल्दी बताओ ये चीज समझ में आई? आराम से देखो, ऑब्जर्व करो, सिंपल सी बात है भैया, ये 2 नंबर का प्रूफ आता है सीबीएसई। अब इस प्रूफ की एप्लीकेशन सुनो, उसको बोलते हैं हम मीटर वायर ब्रिज। मीटर वायर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर कोई पूछा जाए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर वायर ब्रिज, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर वायर ब्रिज, पूरा एक्सपेरिमेंट है ये आपका। तो एक्सपेरिमेंट है तो आपको एम भी लिखना होगा, आपको प्रिंसिपल भी लिखना होगा, आपको एपरेटस यूज भी लिखना होगा, थ्योरी भी लिखना होगा, प्रिकॉशंस भी लिखना होगा, रिजल्ट भी लिखना होगा, ऑब्जर्वेशन भी लिखना होगा, सब कुछ लिखना होता है। 8 नंबर का होता है बोर्ड में, 8 नंबर का होता है बोर्ड एग्जाम। एक एक्सपेरिमेंट 8 नंबर का, प्रैक्टिकल बोर्ड जो होगा, एक एक्सपेरिमेंट 8 नंबर का आएगा, एक एक्सपेरिमेंट 7 नंबर का होगा। सिंपल सी बात। अब जल्दी बोलो, समझ में आया? अब पहले बताओ, मीटर वायर ब्रिज किसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज आप 2 प्रकार के पढ़ चुके हो, एक बैलेंस और एक, तो ये किसकी एप्लीकेशन है? और बैलेंस का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं पूरे सर्किट में एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जाएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, उसी को बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। बोलो समझ में आया? चलो अब उस पर चर्चा करते हैं, इसको देखो। चलो देखो, अब मीटर वायर ब्रिज का नाम देखिए, हमारा है अगला एक्सपेरिमेंट मीटर वायर ब्रिज। मीटर वायर ब्रिज, बेटा इसका एम सुनो, एम होता है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अब जो स्टार्टिंग करी थी ना, कि वो आपको एक वायर दे देंगे, बोला जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो सबसे पहले क्या करना है, उसकी लेंथ मेजर कर देंगे और 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर आपको स्किप करके चलना है, तो इफेक्टिव लेंथ निकाल लेनी है आपको पहली बार। अब क्या करने वाला है, एपरेटस देखो कैसे दिखाई देगा। बेसिकली जब आप लैब्स में जाओगे ना, तो एक लकड़ी का फट्टा दिखाई देगा, अच्छा खासा 1 मीटर लंबा, 1 मीटर से भी थोड़ा लंबा मिलता है बेसिकली वो। तो रियलिटी में देख, यहाँ पे बनाता हूँ, तो कुछ ऐसा एक आपको लकड़ी का प्लैंक मिलने वाला है, ठीक। अब इस लकड़ी के प्लैंक पे ना, अब देखो नाम ही क्या सजेस्ट कर रहा है, 1 मीटर वायर, यानी इस पे कहीं ना कहीं 1 मीटर की वायर लगी हुई होगी। तो उन 2 टर्मिनल्स को हम पहले लिख देते हैं, ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी, और यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में ये वायर लगी हुई है, मान लो दिस इज वायर ऑफ लेंथ एल, बेसिकली 100 सेंटीमीटर या यू कैन से 1 सेंटीमीटर। इसके जस्ट नीचे ना एक बच्चों मीटर स्केल लिखा हुआ है, मीटर स्केल है ये, बोले तो यहाँ 0 से स्टार्ट करो और 100 सेंटीमीटर। नाउ दीज आर 2 टर्मिनल्स आपके पास, बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनना, और यहाँ पर अब आपके पास एक ऐसी स्ट्रिप्स मिलने वाली है, ठीक। अब देखो इस स्ट्रिप्स में क्या होता है, अब ये ऐसा मान के चलते हैं अपन लोग कि ये कॉपर की स्ट्रिप्स है, या आप वहाँ पे देखोगे लैब्स में तो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स दिखाई देंगी आपको। अब कॉपर का हम यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि महंगा होता है, एल्यूमिनियम सस्ता होता है, हमारा काम फिर भी चल जाता है। अब बात ये आई कि सर जब आपने ये कॉपर की एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स लगाई तो इतना वाइड लगाने का क्या यूज हुआ? भाई वायर ही तो लगानी थी, हम एक सिंपल तार भी तो लगा सकते थे। तार मना करता क्या करंट को फ्लो करने के लिए? नहीं, तो तार भी वही काम कर सकता था। बट अब यहाँ पर देखो, ये अब एक सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है एग्जामिनर, भाई जो कि हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, ρl बाई ए होता है। वाइड एरिया रखने का क्या फायदा हुआ? रेजिस्टेंस कम कर दिया। एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस अनडाउटेडली ज्यादा है एज कंपेरिजन टू कॉपर, बट कॉपर महंगा भी है, तो अच्छा क्या है, एल्यूमिनियम रख लो, उसका एरिया वाइड कर दो। तो पहली बात तो बताओ एरिया वाइड करने का क्या लॉजिक है? डन है। अब यहाँ पर बच्चों आपको ना ये गैप्स दिखाई देंगे ऐसे, डन। अब जो भी वो वायर मिलेगी ना आपको, बेसिकली गैप्स में ना ऐसे दिखाई देंगे आपको, ऐसे टर्मिनल्स आप आराम से खोलोगे और लगाओगे, यूज करोगे आप। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो भी वो वाली वायर दी है ना, उस वाली वायर को यहाँ पे रोल कर दो और यहाँ पे रोल कर दो, तो बाकी जो भी वायर बचेगी मैं मान लेता हूँ ये वो वाली वायर है जिसका अननोन रेजिस्टेंस है x। जल्दी बताओ कितना समझ में आया?
अब याद करो आपको बोला क्या था कि 12 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर, रीजन बताओ क्या था? क्योंकि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे रोड हो जाएगी। डन। अब अभी अभी आपको रेजिस्टेंस बॉक्स दिखाया था। रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा था याद है आपको? अभी दिखाता हूँ, अपने अपने गूगल कर लो, रेजिस्टेंस बॉक्स निकाल लो, अभी अभी निकाला भी था आप लोगों ने। देखो अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा दिखाई देगा आपको, अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गूगल कर लो। सिंपल सी बात क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स में ना ये वैसा ही दिखाई देगा। ध्यान से देखो, एक बॉक्स है और इस बॉक्स में ना आपको ऐसे दो टर्मिनल दिखाई देंगे। देखो ध्यान से, इधर देखो ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा वो समझो। देखो बच्चों ये ओपनिंग दिखाई दे रही होगी आपको। अब रियलिटी में आपने क्या करना होता है, इसके आगे ना एक नंबर लिखा होगा 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 10 ओम 100 ओम 500 ओम 200 ओम 10,000 ओम, बहुत सारा। और दूसरी अच्छी बात क्या है, सिंपल सी बात सुनो कि अगर मैं इनके सब ध्यान से सुनो भाई, इधर देखो ये टर्मिनल होगा T1, इधर टर्मिनल होगा T2, यानी जो भी कनेक्शन करना होगा, जो भी वायर लगानी होगी हमने, वो वायर इस टर्मिनल और इस टर्मिनल पे लगाएंगे। एक इनपुट बनेगा और एक, तो करंट बेसिकली ऐसे फ्लो करते हुए ऐसे जाएगा या ऐसे फ्लो करते हुए ऐसे आएगा। ये तो बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, ये सेम ऐसे कीज दिखाई देंगी, सेम ऐसे ऐसे बिल्कुल। सोच अगर मैंने इसको हटा दिया रास्ते में से, करंट ऐसे एंटर किया, तो करंट यहाँ से यहाँ तक तो एंटर हुआ, लेकिन क्या है यहाँ पर रास्ता मिला इसको, तो शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब ये तो इसका सर्किट ब्रेक हो गया। अब सर्किट ब्रेक हो गया तो क्या होगा, अब ये ना नीचे इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। ऐसे देखो, इसके नीचे यहाँ एक वायर और यहाँ एक वायर और बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब मतलब बताओ क्या होगा, जब यहाँ पे करंट को रास्ता नहीं मिला तो करंट की मजबूरी क्या थी, नीचे से जाएगा। क्या इस रेजिस्टेंस में से जाना पड़ेगा, इसकी मजबूरी हो गई। वो मान लो रेजिस्टेंस 2 ओम का है, कितने ओम का? सोच मैंने अगर ये 2 ओम वाली की को मतलब एक्टिवेट कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम का रास्ता आ गया ना भाई। करंट अब नीचे से गया ना, अब ये वाला रास्ता मिल गया इसको, आगे चलते 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 ऐसी रास्ता मिल गया। मान लो और कोई हमने की को एक्टिवेट नहीं किया तो केवल पूरे पाथ में कितना रेजिस्टेंस आया। अब चलते चलते मान लो मैंने इसको तो प्लग इन कर दिया, अब ये 5 ओम का रेजिस्टेंस मैंने रिप्लेस कर दिया। अब बोलो 5 ओम, सोचो मैंने दोनों हटा दिया, 5 + 2। पहली बात तो ये समझो कि जितना भी रेजिस्टेंस लगा होगा सीरीज है या पैरेलल, नहीं आया। अब आपको क्या करना है, जो भी रेजिस्टेंस हटाओगे ना उसके आगे एक नंबर है, तो वो नंबर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो गया, जो भी उसके सामने लिखा हुआ है। तो ये नॉन रेजिस्टेंस बना या अननोन? नॉन बना ना, क्योंकि जोन से भी की हटाओगे वही आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये तो 5 ओम है, ये तो 7 ओम है, ये तो 8 ओम है, 3 की हटानी पड़ेगी तो सबको सीरीज में ऐड कर देना। जल्दी बताइए, समझ में आया? बहुत सुंदर, आ जाओ। तो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देना है। दिस इज आरबी। आरबी बोले तो नॉन रेजिस्टेंस। यहाँ से जो भी की को प्लग आउट करोगे वो आपका रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आया? अब सिंपल सी बात देखो, जो ये बीच वाला टर्मिनल बचा, इस बीच वाले टर्मिनल में ऐसे ही गैल्वेनोमीटर लेना। गैल्वेनोमीटर का एक वायर इस वाले पॉइंट से कनेक्ट करो और उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो। दूसरे वाले टर्मिनल लो, उसको इसके साथ कनेक्ट करो, ये वाला टर्मिनल, इसको बोलते हैं हम जॉकी। यहाँ पे टर्मिनल को कनेक्ट कर दो। अब देखो ध्यान से, अगर आप लोग देखोगे तो जॉकी में ना यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा एक मटेरियल है जो कंडक्टिंग मटेरियल है। ये ऊपर इंसुलेशन लगाई हुई है। इंसुलेशन का मतलब जब इसमें करंट जाएगा तो ये गर्म होगी तो आप लोगों को फील ना हो। बात समझ में आ रही? तो डीसी है, बहुत छोटा सा करंट है तो ज़्यादा करंट तुम्हें फील होगा नहीं, बट हाँ वो चीज़ों को गर्म कर सकता है। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट के कारण हमें ये गर्म होता हुआ ना दिखाई दे, इसलिए इंसुलेशन लगा देते, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बात समझ में आई? तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मान लो ये गैल्वेनोमीटर है बच्चों, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की एक वायर लगाई और दूसरी वायर गैल्वेनोमीटर की किसके साथ कनेक्ट है? जॉकी के साथ। तो यहाँ से जॉकी के साथ कनेक्ट, आप देखो ये इंटरनली कनेक्शन हो गया हमारे। अब बात आती है सेल कहाँ लगाओ। तो बच्चों इन दोनों का ना आपस में कनेक्ट कर दो। ये पूरा टर्मिनल मान लीजिए, पूरा का पूरा टर्मिनल कनेक्टेड है और इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर दो जिससे हमारा डायग्राम थोड़ा अच्छा बन जाए।
ये पूरा का पूरा कनेक्टेड है, ठीक। अब क्या करो, इस टर्मिनल ए के साथ एक बैटरी लगाओ, इस टर्मिनल ए के साथ एक बैटरी लगाओ, एक को हायर बना दो और एक को लोअर बना दो। और इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम टू वे की। एक वन वे की भी होती है, मतलब उसमें एक हट जाएगा, एक ही रहता है। तो यहाँ पे की को लगा देते हैं। हम बार बार बैटरी को स्विच ऑन स्विच ऑफ ना करके ना क्या करते हैं, इस की को प्लग इन लगाओ, प्लग इन लगाओ, प्लग इन कर देंगे तो सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा, प्लग आउट कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, यानी नो करंट विल फ्लो। बात समझ में आई? तो हमें बार बार बैटरी को बंद करना या ऑफ करने से बेटर क्या है, यहाँ पे की लगाएंगे और की का सिंबल होता है ये, ऐसे कर देंगे तो क्लोज और ऐसे नहीं लगाएंगे तो ओपन। और इतना समझ में आया? अब जब ये सारे कनेक्शन हो जाते हैं आपके पास, तो अब आपको चेक करना है कि जो भी आपका ये सेटअप बना है, क्या इसके कनेक्शन ठीक हुए हैं या गलत हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करो, मान लो ये वाला पॉइंट ए था बच्चों और ये वाला पॉइंट बी। तो सबसे पहले इस जॉकी को इस वायर पे यहाँ पे टच करके देखो, ठीक। सोचो डिफ्लेक्शन हमारी लेफ्ट में आ गया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आया, तो इधर करके देखो तो डिफ्लेक्शन राइट में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर अभी आपने देखा है यहाँ पे बीच में होता है सर, नल पॉइंट जीरो यहाँ पर होगा। तो अगर एक बार यहाँ पर आएगा तो जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो धीरे 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 बीच में आएगा, तो जाके इधर आएगा ना। सोचो दोनों तरफ एक ही पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ पे भी लेफ्ट में आ रहा है और यहाँ पे भी लेफ्ट में आ रहा है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं सर्किट में गड़बड़ हुई है। दोबारा क्रॉस चेक कर लेना, कहीं ना कहीं कनेक्शन लूज वगैरह हो जाते हैं तो उनको दोबारा टाइप कर लेना। बट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कब माना जाएगा, जब यहाँ पर एक पर लेफ्ट में आ रहा है तो दूसरे पे राइट में। अब क्या करना है, आपको यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकाल देना है, ठीक है। जो भी रेजिस्टेंस निकालोगे वो रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाएगा आपका। अब आपको करना क्या बेटा, इस वाली जॉकी को, जो कि गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है, चुपचाप बहुत जेंटल, ऐसे खींचना नहीं है, खरोचना नहीं है कि वायर को तोड़ दो, बहुत जेंटल स्लाइड कराना है इसको ऐसे धीरे धीरे। तो यू विल रियलाइज कि धीरे 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 वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। जिस भी पॉइंट पर आए ना, वो पॉइंट को मार्क कर लेना और वो लेंथ यहाँ से पता लग जाएगी। नीचे मीटर स्केल है, तो मान लो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास जे। मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जे इज दैट नल पॉइंट जहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो आया। तो बोलो ये लेंथ मान लो L1 आ गई, तो ये वाली लेंथ बताओ 100 माइनस L1। बोलो इतना समझ में आया? अब सिंपल सी बात है, जो कि हमारा ब्रिज बैलेंस हो गया। ब्रिज बैलेंस का मतलब क्या है, इस वाली ब्रांच में कोई भी करंट, तो सोच के देखिए वही बन गया R1 R3 R2 R4। अब सुनो, जो कि ये वायर है बच्चों, इस वायर में कुछ तो रेजिस्टेंस हुआ, इसको मैंने R1 बोल दिया, उसी के एनालॉजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये R2 हो गया, ये हमारे पास इस वाली वायर का जो रेजिस्टेंस है A और J लेंथ का, इसको मैंने R3 बोल दिया और इसको मैंने R4 बोल दिया। तो जो कि गैल्वेनोमीटर में देयर इज नो करंट एट दिस पॉइंट, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर ब्रिज बैलेंस है तो मैं बोल सकता हूँ कि R1 बाय R3 must be equals to R2 by R4। अब ध्यान से देखो, R1 by R3 must be equal to R2 by। अब बात यह है सर, हमें ये तो कैलकुलेट ही करना है, ये हमें वहां से पता लग गया, लेकिन बात यह है कि सर R3 R4 कैसे निकालें। भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो लेंथ की टर्म्स में। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये रो एल बाय। अब एक बात बताना बच्चों मेरी, एक बात बताओ, अगर यहाँ से यहाँ लेंथ मुझे पता लग गया तो इस पूरे मटेरियल की क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, रेजिस्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, क्योंकि वायर एक ही है, तो रेजिस्टिविटी भी सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। अब सिंपल सी बात बताओ मुझे, क्या मैं R3 को ये लिख सकता हूँ बच्चों, R3 को देखो रो इंटू एल बाई ए, तो रो इंटू L1 बाय ए नहीं आया बच्चों। R4 को बोलो रो इंटू L2 बाय ए, इसको L2 मान लो भले, बाद में बोल देंगे कि L2 100 माइनस L1 के बराबर है। अरे बोलो भाई yes, बस अब R1 R2 की वैल्यू रखो। अब चुपचाप ये x है डिवाइडेड बाय रो L1 बाय ए, तो रो L1 बाय ए इज इक्वल टू ये R है बच्चों डिवाइडेड बाय रो A बाय 100 माइनस L1। देखो रो ए भी कैंसिल आउट, तो हमारा कोई लोड ही नहीं बना, हमारा खाली खेल देखिए किस पे रह गया,
L1 क्या आपको पता लग गया? क्या 100 माइनस L1 भी पता लग जाएगा? क्या R आपको पता लग गया? तो बचा क्या? एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, खत्म करो ना आंसर। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से? R इंटू L1 बाय 100 माइनस, बोलो समझ में आया नहीं आया? अब देखो न्यूमेरिकल्स कैसे बनाए जाते हैं, बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। बोला जाएगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया, एक रेजिस्टेंस लगाया, नल पॉइंट निकाल दिया, आपको पता लगा दिया। बोला गया अब इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, पैरेलल में लगा दे, सीरीज में लगा दे, तो पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा? सीरीज में लगाने से। तो बोला जाता है कि बताइए नल पॉइंट बेसिकली ये वाला पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा, कॉमन सेंस वाले जवाब पूछेगा। तो आप लोग इनकी वैल्यूज को देखते हो, आप लोग अपने आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि अगर ये वाली वैल्यू कम होती है या ये वाली वैल्यू नेट वैल्यू बढ़ जाती है, तो जो ये लेंथ है L1 ये बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? सोचो। हमसे बोला गया यहाँ पे हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया R1 आपको लिखा हुआ है R5, मान लो कि R5 रेजिस्टेंस हमने R2 के पैरेलल में लगा दिया, तो बताओ नेट इक्विवेलेंट घटा या बढ़ा? कम हो गया। बोला गया कि बताइए नल पॉइंट किधर शिफ्ट हुआ, लेफ्ट में गया या राइट में गया? तो हमारे लिए इक्वेशन याद रखनी है, x by L1 मस्ट बी इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट, बोल दो इसको। तो x by L1 मस्ट बी इक्वल टू R इक्विवेलेंट बाय 100 माइनस L1। अब देखो इस वाली वैल्यू में कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं किया, ये तो जो वैल्यू है वो वैल्यू रहने वाली है। बट ये वाली वैल्यू कम हो गई पैरेलल में लगाने से, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू कम हो गई। अब इस वैल्यू को इसके बराबर करना है, तो इस वैल्यू को भी घटाना है। ये वैल्यू कम कब होगी? न्यूमरेटर को चेंज कर नहीं सकते, तो डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को बढ़ा दो या घटा दो? न्यूमरेटर बढ़ गया, मतलब डिनोमिनेटर को अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो ये ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, तब इसके बराबर आ सकते हैं। हाँ या ना बोलो? यानी नल पॉइंट राइट में शिफ्ट हो गया, तो L1 इंक्रीज या डिक्रीज? अब सेम ऐसे ही बोला गया कि अगर एक अननोन रेजिस्टेंस या नोन रेजिस्टेंस यू कैन से R5 इसके सीरीज में लगा दिया, सीरीज में लगाने से बताओ नेट रेजिस्टेंस बढ़ा, यानी ये वाली वैल्यू बढ़ गई। अगर ये वाली वैल्यू बढ़ गई तो इसको भी बढ़ाना है, तो डिनोमिनेटर को कम करना पड़ेगा। बेटे आप लोग देखोगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। आज अपनी बुक खोलना, मीटर वायर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज पर जितने भी न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो, एटलीस्ट 4 से 5 मिनट लगा के देखो। ठीक है बच्चों, चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।